नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाह रहा हूं। पिछले 5-10 दिन के अंदर राजस्थान में जिस तरह की घटना हुई है उससे काफी विद्यार्थियों का मनोबल नीचे गिर चुका है। ऐसी ही घटना बिहार एसएससी के अंदर हुई। बच्चे दिल्ली से 3000 किलोमीटर की यात्रा करके पेपर देने गए थे। कोई ट्रेन में लटक कर गया था, कोई बस में सीट ना मिली तो पता नहीं कैसे गया। किसी को इतनी जरूरत नहीं थी कि जेब में पैसे नहीं थे, फिर भी फ्लाइट का टिकट करके पटना गया और अपना एग्जाम दरभंगा के अंदर, कोई चंपारण के अंदर देकर आया। इसी तरह राजस्थान में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। और राजस्थान में यह पहली घटना नहीं है। पिछली 13 वैकेंसी के अंदर लगभग 10 पेपर आउट हो चुके हैं। चाहे वनपाल का हो, वन रक्षक का हो, एसआई का हो, इवन आरएस 2013 का भी पेपर वहां पर आउट हुआ है। जेई के, डिस्कॉम के, पटवारी के कई सारे पेपर आउट हुए हैं। तो आखिर इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन बच्चों के भविष्य से खेल रहा है? और आखिर क्या इनका समाधान है? एक पूरी मैं कुछ जरूरी बातें आप सब लोगों से करना चाहता हूं ताकि युवा छात्र अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। क्योंकि केवल छात्र सफर नहीं करते इस तरह घटनाओं से, उनका पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा भविष्य सफर करता है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं। राजस्थान में एक घटना हुई। इन राजस्थान एग्जाम पेपर लीक मास्टरमाइंड वाइस प्रेसिडेंट, जिसने पेपर लीक किया वो वाइस प्रिंसिपल था स्कूल के अंदर, झालोर के अंदर। और उसका जीजा था सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति, जो जयपुर के अंदर उमंग नाम की कोचिंग चलाता है। उस बारे में मैं बात करूंगा। वो एक बड़ी काफी लोकप्रिय पर्सनालिटी है। कई मंत्रियों से, कहीं पॉपुलर तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों से उसका काफी अच्छा संबंध था। ये खबर देखिए, आरपीएससी पेपर लीक, अभ्यर्थी ने किया एसपी को फोन, कहा लीक हो गया पेपर, चलती बस में हो रही नकल। एक अभ्यर्थी को उसके दोस्तों ने फोन किया कि तुझे 10 लाख रुपए में पेपर चाहिए। वो अभ्यर्थी काफी मेहनती था, तैयारी करने वाला था। तो उसने सोचा कि ऐसे तो जाने कितने लोग पास हो जाएंगे। उसने तुरंत उदयपुर के एसपी थे विकास शर्मा, उनको फोन किया और इस बारे में जानकारी दी। तो वहां पर ये सारी घटना पकड़ में आ गई। पता नहीं इसके पहले कितने पेपर आउट हुए हैं। इसके पहले 4 पेपर हो गए, वो आउट हुए या नहीं हुए, ये तो जांच में जो एसओजी जांच कर रही है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वही बता पाएगी। लेकिन ये काफी चिंताजनक है हमारे देश के लिए और भविष्य के लिए। राजस्थान में एक और पेपर लीक, छात्र एग्जाम देने बैठे, पता चला पर्चा बट रहा था। दरअसल जब पेपर आउट होता है तो केवल पेपर आउट नहीं होता, क्या क्या आउट होता है सुनेगा। किसी कवि ने लिखा कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। वो जो खेतों की मेड़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है। और बादलों बरस जाना समय पर इस बार। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारों, पेपर ले लेना इस बार समय पर। क्योंकि किसी का मकान गिरवी है तो किसी पर लगान बाकी है। किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। फिर दोबारा पढ़ना चाहता हूं, सरकार सुन ले और ये पूरा देश सुन ले कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वो जो खेतों की मेड़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है। और सरकारों, पेपर समय पर ले लेना, क्योंकि किसी का खेत गिरवी है तो किसी का मकान बाकी है। किसी मां के गहने गिरवी हैं, किसी का खेत बिक चुका है। मित्रों, जब एक पेपर आउट होता है तो छात्र कितनी पीड़ा से गुजरता होगा। अपने माँ बाप कितना समझौता करते हैं। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं। जब एक अभ्यर्थी तैयारी करता है तो लगभग उसकी 2 साल की मेहनत, वो शादी में नहीं जाता, वो गांव नहीं जाता, वो अपनी बहन के लिए, माँ बाप के लिए अच्छे कपड़े नहीं लेकर जाता। माँ भी इसलिए फटे हुए कपड़े पहनती है ताकि उसका बेटा अच्छी तैयारी कर रहा है, नौकरी लगेगा, फिर कुछ अच्छा कर लेंगे। मकान की छत टपक रही होती है, लेकिन मकान की मरम्मत बाप इसलिए नहीं करवाता कि बेटे को पढ़ाना है, वो कोचिंग के अंदर फीस देनी है, वहां का रूम का किराया देना है। जब एक बच्चा तैयारी करता है तो 1 साल का एवरेज खर्चा उसके रहने का, खाने का, किराए का और कोचिंग का 1.5 लाख रुपए लगभग बैठता है। और तुम लोग 10-10 लाख रुपए में पेपर बेच देते हो। शर्म आनी चाहिए। एक बच्चा कितने मानसिक अवसाद से गुजरता होगा। और 2 साल बाद क्या पता उसकी पारिवारिक परिस्थितियां उसके साथ दे या न दे, उसकी आर्थिक स्थिति न हो दोबारा तैयारी करने की, उसकी उम्र पास हो गई हो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो क्या दादी का टूटा चश्मा, पिता की टूटी हुई चप्पल, उसकी फटी हुई एड़ियां, इनके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है। जिन हुक्मरानों को ये काम दिया गया है वो जिम्मेदार है। मैं बात करना चाहता हूं
मित्रों, और कोचिंग जिसने पेपर आउट किया वो उमंग नाम की कोचिंग चलाता है जयपुर के अंदर। लोग उसे आइडल मानते हैं। देखिए सोशल मीडिया पे 1.2 मिलियन फॉलोवर, 1.5 फॉलोवर्स, 15 लाख फॉलो करते हैं ब्लूटूथ के फेसबुक पर, और रॉयल लाइफ स्टाइल जीता है। काफी बच्चे पढ़ते हैं इसकी कोचिंग में। आप इन्हें अपना गुरु मानते हो। इस पेपर आउट कराने के पीछे कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस भी जिम्मेदार हैं, जो चाहती है कि पेपर समय पर ना हो तो बच्चा बार बार तैयारी करेगा, पेपर आउट होगा तो दोबारा बच्चे पढ़ने आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी को भी इन टीचर लोगों के फैन मत बनिएगा। आंख मूंद कर इन पर विश्वास मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। देखिए इसकी हिपोक्रेसी की हद देखिए, ये क्या लिखता था सोशल मीडिया पर और जिंदगी कैसी जी रहा था। लिखता है ये कि मुझे कोई समझ पाया है तो वो मैं खुद हूं, बाकी तो सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे। इसकी लाइफ स्टाइल देखिएगा, यहां पे लिखा है परख न सकोगे ऐसी शख्सियत है मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो जाने कदर मेरी। इसकी लाइफ स्टाइल देखिए, रॉयल लाइफ स्टाइल, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके पैसे कमाने वाला ये व्यक्ति। और पता लगा कि जाने कितने मंत्रियों के ट्विटर हैंडल करता है, तो जाने कितने नेताओं से इसकी जान पहचान है। इसके पहले डॉक्टर करुणलाल मीणा ने इस पे आरोप लगाए थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। दरअसल मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब छात्रों की बात आएगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। जिनका जमीन नहीं बिकता उनकी तस्वीरें बिकती हैं। ये व्यक्ति कह रहा है जिसका जमीर बिका है, जिसने 10 लाख रुपए में 5 करोड़ रुपए कमाने की योजना थी इसकी पेपर आउट करके। इसने कभी नहीं सोचा कि उन छात्रों का क्या होगा जो मेहनत करके, जो दिन रात करके 5-5 साल की तपस्या करके घर बार छोड़ के शादी में नहीं जाते, दिवाली नहीं जाते, होली पे नहीं जाते, राखी पे नहीं जाते, तैयारी करते हैं। इस व्यक्ति ने नहीं सोचा। देखिएगा बातें कैसी लिख रहा है, नेवर स्टैंड इन अ लाइन, क्रिएट अ न्यू वन। इसने कहा है कि भीड़ के पीछे मत खड़े होइए, अलग पंक्ति तैयार कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा दम व्यक्ति, सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति। इसलिए इन कोचिंग वालों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूर पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। और क्या प्रतिक्रिया आ रही है बच्चों की, देखिएगा। क्या मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि प्लीज बच्चों के साथ धोखा मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जिस काम के लिए चुना है वो काम करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको ऐसा नहीं कर रहे, अगर आप पेपर सही से नहीं करवा पा रहे तो मैन पावर बढ़ाइए आरपीएससी के अंदर, इंटेलिजेंस शाखा को मजबूत कीजिएगा। पेपर कैसे आउट हो जाते हैं, मोबाइल को बाहर रखवाइए। हम लोग भी डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, मोबाइल बाहर रखे जाते हैं, स्मार्टफोन नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला होता है। फिर कॉन्फिडेंशियल चीजें कैसे आउट हो जाती है। देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि नीलामी कर दो सीएम साहब पेपर की, गरीबी मेहनती युवा तो अपना वक्त और पैसा बर्बाद ना करेगा। क्या गुजरती है जब ठंड में 4 बजे उठकर भूखे प्यासे पहुंचते और खबर मिलती है पेपर रद्द हो गया। इस सर्दी के अंदर उसका बाप खेतों में सिंचाई करने जाता है और बेटे को 500,000 रुपए देके कहता है जा बेटा पेपर देकर आना, भूख लगे चाय पी लेना, घर से लड्डू ले जाना मूंग के, ये कुछ तेरी मम्मी ने पुड़िया बनाई है, हलवा बनाया है, ले जाना और पेपर देकर आना। बच्चा जाता है रोडवेज बस के अंदर, कोई जाता है कार करके, कोई जाता है बाइक से, और ये होता है उसके साथ। मेहनत कस के साथ कैसा अन्याय नहीं होने देंगे। रीट रिद्द करके 3 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया, अब परीक्षा में बैठे और पेपर आउट, इससे ज्यादा क्या अन्याय होगा। एक्चुअली में होता यह है कि पेपर आउट होने से बच्चों का मनोबल डाउन हो जाता है। कुछ छात्रों को लगता होगा कि पेपर आउट हो गया तो दोबारा तैयारी कर लेंगे, समय मिल जाएगा। उनकी गलत सोच होती है। जो तैयारी करते हैं वो 6 महीने के अंदर तैयारी कर लेते हैं। ऐसा सोचने वाले गलत सोचते हैं, क्योंकि कितने लोगों की मेहनत, पैसा, ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। किसी को शादी करनी है, किसी को क्या करना है। ये लिखते हैं रतन के शर्मा जी, वाह क्या बात है माननीय जी, अन्याय न हो इससे बढ़कर क्या अन्याय होगा। पिछले 5 साल से लोग अपने खून पसीने की कमाई कोचिंग और सरकारी खजाने में खपा रहे हैं, घर से दूर रह के मेहनत कर रहे हैं। आपके होठ हिलाने मात्र से उनके हो रहे अन्याय को बुलाया नहीं जा सकता। बेशर्मी की भी हद होती है। एक स्टूडेंट लाइब्रेरी जाता है सुबह 6 बजे उठ के, 12 घंटे पढ़ता है, घर पे आके खाना बनाता है, बाहर से आटा लाता है, सब्जी लाता है, चाय बनाता है, फिर शाम को काम शुरू करता है। जब शाम को काम शुरू करता है फिर पढ़ना शुरू करता है। रात के अंदर 12-12 बजे तक बच्चा मेहनत करता है, 5 घंटे की नींद लेता है ताकि एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर सके और अपने नतीजे दे सके। क्योंकि उस बच्चे से उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसका गांव, उसके खेत और खलियान सब उम्मीद लगाए बैठे हुए होते हैं। तो ये तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। राजस्थान सरकार के एक और उपलब्धि, एक और पेपर लीक, सरकार वीक और पेपर लीक।
इसके पहले भी आपको पता होगा कि 1 साल पहले जनवरी-फरवरी में राजस्थान में रीट के पेपर आउट हुए थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली जी को बर्खास्त किया गया था। उसके अंदर रामकृपाल मीणा जी का जो मकान था, वो स्कूल थी, उसको बुलडोज़र से ढहाया गया था। तो मुख्यमंत्री ये हैं अशोक जननायक अशोक गहलोत जी। काफ़ी शालीन व्यक्ति हैं, काफ़ी जादूगर कहे जाते हैं राजनीति के, लेकिन पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह इनका फेल्योर रहा है। ये मैं बात करना चाहता हूँ, ये है सचिन पायलट जी और ये है अशोक गहलोत। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार के अंदर, कुछ समय के लिए रहे हैं और पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं, काफ़ी युवा हैं। इस सेंटर के अंदर आईटी मिनिस्टर भी रहे हैं। राजेश पायलट जी के लड़के हैं सचिन पायलट जी। बहुत आदरणीय व्यक्ति, बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व है। इनका भविष्य उज्ज्वल हो, मैं यही कामना करता हूँ। लेकिन जब छात्रों के हित की बात आती है, जब बेरोजगारों के हित की बात आती है, तो ये भी खामोश खड़े रहते हैं। क्योंकि पार्टी की लाइन से हटकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर मैं कहना चाहता हूँ, कवि कुमार विश्वास कहते हैं कि अगर उसूलों के खिलाफ होता है, तो अपने आप के खिलाफ बोलो और देश पे, युवा पे बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। इसलिए बोलना तो पड़ेगा। इनकी भी खामोशी कहीं न कहीं खलती है। ये विपक्ष के 2 चेहरे हैं। सतीश पूनिया जी अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के। यहाँ से आमेर से शायद विधायक हैं बीजेपी पार्टी से। ये हैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, पूर्व विदेश मंत्री भी रही हैं, 7 बार सांसद रही हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। अभी बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरह का विपक्ष को विरोध करना चाहिए, वो ये अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं इन पे क्या मामले चल रहे हैं जो इनकी फाइल मुख्यमंत्री की टेबल पे पड़ी रहती है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। जैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं, वो फाइल खोल दी जाती हैं। तो कहीं न कहीं ये दाग लिए हुए चेहरे हैं अपने दामन के अंदर, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। तो सरकार, आप युवाओं को और इस राजस्थान के लोगों को, देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम किन्हें जिताना है। इस देश पे वही राज करेगा जो युवाओं के हक की बात करेगा, जो सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात करेगा। तो इनकी चुप्पी भी कहीं न कहीं खलती है। ये विपक्ष की तरह अपना काम करने में पूर्णतः नाकाम रहे हैं। जिस तरह से युवाओं के हक की आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं उठा रहे। बहुत महत्वपूर्ण पदों पे आसीन हैं, लेकिन अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं नमन करता हूँ इस व्यक्तित्व को, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को। राज्यसभा से सांसद हैं। इन्होंने हर पेपर लीक पर धरना किया, छात्रों के हित में लाठियां खाई है, भरी सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर, बरसात के अंदर अपना उग्र प्रदर्शन जारी रखा है छात्रों के हित के लिए। इस उम्र के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भीष्म पितामह ये छात्रों के लिए। इनका सम्मान करता हूं, काफी मेहनत कर रहे हैं छात्रों के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये हनुमान बेनीवाल जी। इनके साथ भी सुरेश ढाका जी की तस्वीर वायरल हुई थी, लेकिन समय-समय पर युवाओं के हक के लिए इन्होंने भी काफ़ी आवाज़ उठाई है। कल इन्होंने 10 ट्वीट किए लगातार कि किन लोगों ने पेपर आउट किया, कौन-कौन से इसमें नेता शामिल रहे हैं। हमेशा अच्छी बात करते हैं, एक हक की बात करते हैं छात्रों के लिए, और ये कह रहे हैं कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए इस मामले में। पूर्व में भी ऐसी ही माँग कर चुके हैं। तो हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा जी ने काफ़ी इस मुद्दे को उठाया है, और किरोड़ीलाल मीणा जी ने तो ये भी कहा है कि उस व्यक्ति का नाम मुझे पता है जिसने पेपर आउट किया है। एक्चुअल में आरपीएससी की कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंसी एक शाखा होती है। कह रहे हैं कि पेपर वहाँ से आउट नहीं हुआ, एक मॉडरेटर ने आउट किया है, पता नहीं क्या हुआ है। इन्होंने काफ़ी सारी बातें की है, कह रहे हैं कि 15 दिन पहले पेपर आउट हो गया था। आरपीएससी के अंदर कोई किसी बंदे ने पेपर आउट किया है, कुछ नेताओं की मिलीभगत है, पता नहीं जो भी हुआ है, कि बहुत गलत हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा है, जो टीचर परीक्षा है, वो रद्द होनी चाहिए। इनका मानना ये है, ये ऐसा कह रहे हैं। फिर मैं बात करना चाहता हूँ ये, पिछले साल की, अभी जनवरी 2022 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे डीपी जारोली जी। सुभाष गर्ग जी के बहुत खास हैं। सुभाष गर्ग जी शायद उस टाइम पे मिनिस्टर थे, अभी भी मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के अंदर राजस्थान सरकार में। बताया जाए, उस टाइम पे इन पे आरोप लगे थे कि इन्होंने पेपर आउट करवाया है, और इनके कई खासम खास थे। एक पारासर नाम के व्यक्ति थे और एक रामकृपाल मीणा जी थे। उस पे बुलडोजर चलाया गहलोत सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक मंजू शर्मा जी थी, शायद उनकी स्कूल थी, उस पे कुछ पार्टी की वजह से कुछ उन पे एक्शन जो होना था वो नहीं हुआ, और पता नहीं इन पे भी अभी ट्रायल चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। अभी कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं।
एक कानून पास किया था राजस्थान की सरकार ने, एंटी चीटिंग लॉ, जिसके अंदर यही कहा गया कि उपेंद्र यादव जी जो बेरोजगार महासभा के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसके लिए काफी आंदोलन चलाया। तो एक लॉ पास किया था पिछले बजट में 2000 इसके अंदर मार्च 2022 के अंदर सरकार ने, कि जो बच्चा नकल करते पकड़ा जाएगा उसे 1 से 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और जो गिरोह में शामिल होगा उसको 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा और 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन एंटी चीटिंग लॉ बन तो गया, लेकिन जो आरोपी, जो गिरोह हैं, माफिया हैं, उनके अंदर एक भय और डर कायम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी एक डिटरेंट का काम नहीं कर रहा है। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। संपत्ति कुर्क करने की बात की गई थी, तो वो भी नहीं हो पाई है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जो भी तुरंत पता लगते ही आरोपियों को इनकी संपत्ति जब्त की जाए और इन्हें तुरंत जेल के अंदर डाला जाए। एक्चुअली में मुझे कुमार विश्वास की, अभी ये कुमार विश्वास है, डॉक्टर कुमार विश्वास काफ़ी लोकप्रिय कवि हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं। अभी अल्बर्ट हॉल के अंदर 5-10 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, जयपुर के अंदर कार्यक्रम हुआ था इस पेपर को होने से पहले। उन्होंने एक कविता पढ़ी थी वहाँ पे, तो मैं वही कविता कहना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार के लिए कि जब राजा अंधा हो जाए, सेवा धंधा हो जाए। जब राजा अंधा हो जाए, सेवा धंधा हो जाए, सच दिखलाने वाला खंबा, छवि प्रबंधा हो जाए। युग कवि तुम समझो न खुद को कमजोर, चौराहों पर अबे पुकारो, चोर चोर चोर। तो जो नेता हैं, जो नौकरशाह हैं, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको आपको चौराहों पर चोर चोर कहिए। इनकी पूरी कविता है कि वाणी में भरकर संकल्पों का जोर, चौराहों पर अबे पुकारो, चोर चोर चोर। वे क्या बोलेंगे जिन पर कर्जा है इन दरबारों का, वे क्या बोलेंगे जिन पर हिस्सा इन बंटवारों का, वे क्या बोलेंगे जिन पर पट्टा इन सरकारों का। तुम ही बोलो विदुर अकेले इंद्रप्रस्थ में, क्योंकि अब धृतराष्ट्र की आंखों पर है चश्मा साहूकारों का। गूंजे कवि की ललकारों से छोर छोर छोर, चौराहों पर अबे पुकारो, चोर चोर चोर। तो ऐसे लोगों को चोर कहना जरूरी हो जाता है जब देश का पैसा गबन करने की कोशिश करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, आपको उसे चौराहे पे चोर चोर कहना पड़ेगा, उसके पैर छूने की जरूरत नहीं है। तब जाके ये देश बदलेगा हमारा। और मित्रों, यह है बेरोजगारी का आलम। आज राजस्थान दूसरे तीसरे नंबर पर आता है बेरोजगारी के अंदर। हिंदुस्तान में कोरोना के बाद में जिस तरह से बेरोजगारी का ग्राफ चढ़ा है, काफी चिंताजनक है। काफी बच्चे अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं। ये देखिए, एग्जाम देने से पहले ट्रेन के अंदर किस तरह अपनी जान जोखिम करके एक नौकरी के लिए, एक अदब नौकरी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। ये लोग जान जोखिम में लगा देते हैं। एक बेरोजगार बच्चे क्या सफर करते होंगे, ये किस तरह की यातनाएं सहते होंगे, ये हम लोग वही समझ पा सकता है जो तैयारी कर रहा है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं 2015-16 में, जब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी किया करता था। लेकिन मैं इनका दर्द समझता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा है। बेरोजगारों का दर्द। मैंने एक कविता उस टाइम पे लिखी थी जब एनटीपीसी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम डिले हुआ था, कैंसिल हो गया था, जो भी हुआ था। उस टाइम पे मैंने एक कविता लिखी थी, बेरोजगारों का क्या दर्द होता है। वह कविता आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूं। काफी आंसुओं में डूबकर, दर्द के अंदर डूबकर, गम के अंदर डूबकर मैंने वह कविता लिखी। वह कविता है बेरोजगारों का दर्द। कि तंत्र के षड्यंत्र से हारा गया, जीने से पहले मारा गया, दर्द की इंतहा होती रही, पेपर लीक से उम्मीदें रोती रही। मुफलिसी धूप दिन रात न देखी, अरसे से गांव से मुलाकात न देखी, मन को मार हमेशा समझाता रहा, दोस्त परिवार सब भुलाता रहा। मोहब्बत की तो ख्वाबों से की, मेहनत की तो किताबों से की, सिर्फ न्याय का तलबगार हूं मैं, बेरोजगार हूं, बेरोजगार हूं मैं। न शोहरत मांगते, सरकार से क्या कहना चाहते हैं बेरोजगार युवा जो ठगे गए हैं। न शोहरत मांगते, न दौलत मांगते, पेट भरने के खातिर जरूरत मांगते। खेत बिका, खलिहान बिका, दुकान बिकी, मकान बिका, मां के गिरवी गहनों की कसम,
आस बांधे हुए बहनों की कसम। बहनें आस करती कि भैया राखी पे आएगा, नौकरी लेकर आएगा, राखी बांधेगा। आस बांधे हुए बहनों की कसम, एक एक धागा निकाला मेरा, मुंह के आगे से छीना निवाला मेरा। इम्तिहान में ही खूब निचोड़ा गया, हर वक्त पे मुझे तोड़ा गया। गली फटी मेली कुचली चादर हूं मैं, सरकार के दरबार से मिला अनादर हूं मैं। सरकार के दरबार से मिला अनादर हूं मैं। आंसुओं से आंसुओं से डूबी ही हुई इबारत हूं मैं। चोट खाई जर्जर इमारत हूं मैं सताया गया, मैं डराया गया। भारत का बर्बाद भाग्य हूं मैं, इस देश का भविष्य हूं मैं। गिद्धों ने नोची लाश की पुकार हूं मैं, बेरोजगार हूं, बेरोजगार हूं मैं। छात्रों की जिंदगी द्रौपदी हो गई, चीखते चीखते एक सदी हो गई। सबने मिलकर नग्न किया, आवाज उठाई तो दमन किया। बारिश से टूटे मकान की छत टपकती रही, नौकरी की चाह दिल में खटकती रही। न्याय की भीख मांगता गुनहगार हूं मैं, बेरोजगार हूं, बेरोजगार हूं मैं, बेरोजगार हूं मैं। ये दर्द है बेरोजगार का। हम जिन लोगों की आंखों से पानी मर जाता है, जिनके अंदर मानवीय संवेदना खत्म हो जाती है, जिनके अंदर कोई संवेग नहीं बचते, वो लोग ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं होते। ये एक खबर बड़ी विचलित करने वाली है, एक हमारे समाज का सच। देखिए क्या, भर्ती परीक्षा बार बार कैंसिल होने से स्टूडेंट ने खुदकुशी की। रीट पेपर की तैयारी कर रहा था, सुसाइड नोट में लिखा सॉरी पापा जा रहा हूं। पेपर लीक से डिप्रेशन में था। कन्हैया लाल किराए के मकान में रहकर रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 19 दिसंबर की रात को बिना बताए चला गया था और उसका नंबर बंद आ रहा था। कन्हैया लाल जी ने सुसाइड कर लिया। बहुत गलत किया, बहुत गलत कदम है, गलत कदम था, है, रहेगा। इस तरह की घटनाएं कभी जिंदगी के अंदर सब, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, चाहे सब कुछ दांव पे लग जाए, तब भी नहीं करनी। ये कायरतापूर्ण हरकत है, एक घिनौनी, निकृष्ट और घृणित हरकत है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि जिंदगी में तमाम परिस्थितियां आएगी। कई की नौकरी लगने के बाद नौकरी छिन जाती है, कई की उम्र निकल जाती है, कई के पेपर छूट जाते हैं, कई एग्जाम से सेंटर पहुंचने से ऑटो ऑटो में ऑटो ऑटो या गाड़ी से पहुंचने से 10 मिनट लेट हो जाते हैं, तो एग्जाम सेंटर में नहीं घुसने दिया जाता, एग्जाम नहीं दिया जाता। तो भी लोग जीते हैं, दोबारा तैयारी करते हैं, दोबारा पेपर देते हैं। और जिंदगी में सरकारी नौकरी सफलता का दायरा नहीं है। हम इन कोचिंग वालों ने, हमारे समाज की दकियानूसी और संकीर्ण सोच ने हमारे दिमाग के अंदर यह फिट बैठा दिया है कि सरकारी नौकरी सब कुछ होती है। मैं कहता हूं सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं होती, थोड़ी कुछ होती है, लेकिन सब कुछ नहीं होती, केवल एक रोजगार का साधन है। तो सरकारी नौकरी को जीवन से बड़ा नहीं मानना। मेरी 2 पंक्तियां हैं, बड़ी वायरल है कि नौकरी जीवन के लिए होती है, जीवन नौकरी के लिए नहीं होता। नौकरी जीवन के लिए होती है, जीवन नौकरी के लिए नहीं होता। इसलिए इस तरह की अविवेकपूर्ण, असंयमी, अधीरज, कायरतापूर्ण हरकत न करे। जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, कमाकर खाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी कमाकर खाते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ लोग चाय की दुकान पर भी काम करके तैयारी करते हैं, कुछ गार्ड की नौकरी करके करते हैं। और सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, दम है, आपके पास स्किल्स है, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता तो 10-15 हजार रुपए तो वो भी दे देती, 5,000 देती थी, इसका खर्च तो चल जाता, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेता, कोचिंग पढ़ा लेता। लेकिन इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। ये असंयमता के अंदर, अधीरता के अंदर लिया गया निर्णय है। उदासीनता, निराशा के अंदर कभी ऐसा निर्णय न ले। अपने दिमाग को शांत रखे, आत्मचिंतन करे, आत्म साधना करे, अपने इमोशन थॉट्स को समझे, आत्मज्ञान की तरफ जाए। और भगवत गीता को अगर पढ़ने का मौका मिले, ऐसी अवस्था में निकालने के लिए अच्छे लोगों को सुने और खुद से बात करें। जीवन इन चीजों से बहुत ऊपर है। नौकरी, कार, पैसा, जीवन इनके लिए नहीं बना। जो ऐसा कहते हैं वो महामूर्ख है, कायर लोग होते हैं। और मैं कभी इन चीजों का न तो सपोर्ट किया था, न किया है, न करूंगा। 100% इसने गलत किया। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता, इतना विवेक नहीं होता, इतनी जीवन की समझ नहीं होती, तो इस तरह की स्थितियां न पैदा हो। एक लास्ट कविता इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं। बाल कवि बैरागी जी की मुझे 2 पंक्तियां याद आती है। उन्होंने कहा कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा काम करूंगा नहीं। मैं
मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा काम करूंगा नहीं। अरे मरे वो जो जिंदगी से हारे हो, थके हो, टूटे हो या बुझे हो। मैं साधारण रूप से असाधारण हूं, क्योंकि अपने आप का अकेला उदाहरण हूं। एक कविता मुझे मेरी याद आती है, काफी लोगों को मोटिवेट करती रहती हैं। बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि पेपर आउट हो गया, इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें सरकार का और उन लोगों का दोष है जिन्होंने ये पेपर आउट किया। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और अपने दूसरे ऑप्शन ऑप्शन बी और विकल्प बी के बारे में सोचते रहिए। जिंदगी बहुत बड़ी है। एक कविता से खत्म करना चाहता हूं ये वीडियो, कि मेहनत से जब तन टूटे तो, किताबों से जब मन रूठे तो, याद कर लेना खेती करते हुए किसान को, धूप में मजदूर बने हुए पिता के अरमान को, याद करना मां के गिरवी गहनों को, याद करना दुनिया के ताहने सहने को, उम्मीद से राह तकते हुए गांव को और समंदर पार करती हुई नाव को। चाहे तेरी किस्मत रूठे, चाहे तेरी हिम्मत टूटे, पढ़ने से मन उबे तो, निराशा में मन डूबे तो, जिद कर तू कुछ मेहनत करते रहना, कुछ करने की जरूरत करते रहना। तुझ पे कर्जा बाकी है खेत और खलियान का, तुझ पे दाव लगा है मेहनत के सम्मान का। लिया है जो लौटाना है समाज को, इसलिए हिम्मत कर सुधार ले आज को। मेहनत से जब तन टूटे तो, किताबों से मन रूठे तो, याद करना मकड़ी के अथक प्रयास को, याद करना मकड़ी के अथक प्रयास को, पत्थर काटने वाली रस्सी के अभ्यास को, याद करना तुम दिव्यांगों के जुनून को, याद करना बर्फ में उबलते हुए सैनिक के खून को, सुख सुविधाओं का रोना रोने वालों, कमजोरी का बहाना बनाने वालों। लालटेन में पढ़कर शास्त्री ने देश चलाया और अखबार बेच कलाम ने पूरा विश्व हिलाया। भूल न जाना मन्नत मांग रही मां के एहसास को, जब भी हिम्मत टूटे तो और गति दे अपने प्रयास को। लगा रहे बस तू जो चाहे पाएगा, और एक दिन सफलता में तेरा नाम आएगा। मित्रों, कलाम साहब को याद कीजिए, जब उनका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वो ऋषिकेश के अंदर शिवानंद आश्रम के आसपास टहल रहे थे, पहाड़ी से आत्महत्या करना चाह रहे थे। तो शिवानंद आश्रम ने उस बच्चे को टोका कि तू क्यों आत्महत्या करना चाहता है। तो कलाम साहब ने कहा, उस वक्त बच्चे थे, कि मैंने मां के गहने बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा जीवन खत्म हो गया। शिवानंद जी ने उनसे एक बात कही जिसने कलाम साहब का जीवन बदल दिया। शिवानंद जी ने कहा कि तेरा जीवन इससे बहुत बड़ा है, तू एनडीए में सिलेक्ट होने के लिए भगवान ने तुझे यहां पर नहीं भेजा, किसी दूसरे बड़े काम के लिए तुझे विधाता ने इस धरती पर भेजा है। और वही कलाम साहब आगे जाकर देश के राष्ट्रपति बनते हैं, मिसाल मैन बनते हैं। अगर एनडीए में सिलेक्शन हो जाता तो केवल एक पायलट बन जाते हैं, लेकिन आज एक पीपल प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया उन्हें साइंटिस्ट कहती है, राष्ट्रपति कहती है। इसलिए जिंदगी इन नौकरियों से बहुत बड़ी है। आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और मेहनत करती रहिए। जिंदगी के अंदर उत्साह, उमंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में ऐसी तो ये तो एक समस्या है, ऐसी हजारों समस्या आएगी, कभी परिवार की, कभी स्वास्थ्य की, कभी समाज की, लेकिन सबको झेलते रहना है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि सरकार जागे, इसके लिए अच्छे कदम उठाए और एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ताकि इन मामलों का निपटारा हो और नकल गिरोह को कमर तोड़ी जाए। इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। और सभी छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि सकारात्मक रहिए। जिंदगी में ये आपकी गलती नहीं है, इसके लिए कोई और लोग जिम्मेदार हैं। आपका कर्म है मेहनत करते रहना, करिए, आंदोलन कीजिए और अपनी आवाज उठाइए, हक उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रामावतार नागर, और इसी तरह मैं आपके हितों की बात करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।